बेसिक्स ऑफ बैंकिंग में सबको ये क्लियर हो गया था पिछले लेक्चर्स में कि बैंक क्या होता है, बैंक काम कैसे करता है। चलिए, और आपके कितने पैसे बैंक में सिक्योर हैं ये भी मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया था। पुरानी बातें करें तो 1 लाख रुपीज यूज टू बी सिक्योर, इंश्योरेंस होता है उस पैसे का। और अगर नए जमाने की बात करें तो 5 लाख रुपए तक का पैसा आपका बैंक में सेफ एंड सिक्योर है। सर मान लीजिए मेरे 11 लाख रुपए बैंक में जमा है और बैंक बंद हो जाए। कैसे बंद हो जाए? ताला लगा कोई भाग जाए? नो 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 नो। बैंक ने आपके पैसे को किसी को लोन के फॉर्म में दिया और जिसको लोन दिया वो बैंकरप्ट हो गया, जस्ट लाइक विजय माल्या। तो सर मेरा कितना पैसा सेव रहेगा? ओनली 5 लाख। बट सर लोग तो बोलते हैं कि बैंक में पैसा पूरा सेफ रहता है। ऐसा कुछ नहीं होता, लोगों को ज्ञान कम है। जिनको ज्ञान नहीं है उनको आप मेरी फाइनेंशियल लिटरेसी क्लास के बारे में बताइए और उनको क्लास ज्वाइन करवा दीजिए। चलिए, तो रिस्क इज एवरीवेयर, सेफ्टी सिर्फ और सिर्फ दो लोग दे सकते हैं 100%, एक गॉड और दूसरे फ्रॉड। बाकी 100% सेफ्टी कोई नहीं दे सकता आपको। चलिए भाई, सो हमने चेतन अंकल की स्टोरी पढ़ी थी और चेतन भैया को उनके ग्रैंडफादर ने, सॉरी नाना जी, कौन से वाले नाना जी? वो भी ग्रैंडफादर ही होते हैं बट मैटरनल ग्रैंडफादर। उन्होंने एक चेक भेजा था और ये बेचारा बड़ा परेशान था कि क्या करे। तो हमने ये स्टोरी काफी पढ़ ली थी शायद, और इस स्टोरी में हमने ये भी समझ लिया था कि कैसे चेतन बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकता है। और क्रॉस चेक के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। तो दो तरह के चेक होते हैं, एक जिसमें साइड में दो ट्रांसफर्स पैरेलल लाइंस होती हैं। तो वो चेक अगर आपसे कहीं सड़क पे गिर भी जाएगा ना तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, पैसा किसी भी अननोन या दूसरे पर्सन को फ्रॉडलेंटली नहीं मिलेगा। और अगर आपने चेक में वो दो ट्रांसफर्स लाइंस नहीं खींची बच्चों, तो भाई प्रॉब्लम है। कोई भी इंसान इस चेक को बैंक में ले जाएगा और बैंक में दिखा के पैसे ले लेगा। बट अगेन अगर चेक का अमाउंट बहुत बड़ा है, लेटर से 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख है, तो जिसका अकाउंट होता है बैंक उसको कॉल कर लेता है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैंने आपको दो चेक दिए, एक जिसमें ये लाइन है और एक जिसमें ऐसी कोई भी लाइन नहीं है। तो जिस चेक में ये लाइन होगी बच्चों, उस चेक को आप मेरे बैंक में नहीं लेके जाएंगे, अपने बैंक में लेके जाएंगे। आपका बैंकर ड्रॉप बॉक्स में चेक डालने को बोलेगा और आपको एक एविडेंस दे देगा, पेन स्लिप, और कहेगा कि भाई 2 दिन बाद चेक कर लीजिएगा, अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो आपका बैंकर मेरे बैंकर से आज शाम को कांटेक्ट करेगा और अगले दिन मैं पैसा ट्रांसफर कर दूंगा, तो प्रोबेबली 2-3 दिन के अंदर पैसे आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। बट इफ आई गिव यू अ चेक जिसमें ऐसी कोई भी लाइन नहीं है चल रहा, इन दैट केस आपको मेरे बैंक के पास जाना पड़ेगा। कहां पे? मेरे बैंकर के पास, अपने बैंकर के पास नहीं। और मेरे बैंकर के पास जब आप जाएंगे तो वो आपके थोड़े क्रेडेंशियल्स पूछ सकता है, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज्यादा हो गया है। कहेगा अपना आधार कार्ड दिखाइए, पैन कार्ड दिखाइए। थोड़ा सा भी शक होगा अगर उसको, दे विल गिव मी अ फोन कॉल। और अगर फोन कॉल नहीं भी देते हैं ना, तो जैसे ही वो सिस्टम पे चेक फीड करेंगे, तुरंत मेरे पास एक एसएमएस आएगा, तुरंत मेरे पास एक ईमेल आ जाएगा, और अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट का टाइम, 5 मिनट का टाइम, डिपेंड आपका बैंक किस तरह का है। तो ये आपको सर्विसेज मिलती है कि अगर आपने किसी को गलती से चेक दे दिया या चेक आपने किसी को दिया वो गिर गया, तो बैंक आपके सेफ्टी के लिए आपको एक कॉल भी कर सकता है। अब 2-4-5 हजार का अगर पेमेंट होगा तो बैंक ऐसा कुछ नहीं करेगा। बट अगर आपने 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए का किसी को बेरर चेक पकड़ा दिया जिसमें ये कोई भी लाइन नहीं होती, 110% बैंक आपको कॉल करेगा ही करेगा, या उस पर्सन से कहेगा अपनी आइडेंटिटी दिखाओ। और सर 2 लाख रुपए से ऊपर का चेक होगा तो, पहले तो हो जाता था, जब से डिमोनेटाइजेशन आया बच्चों, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, 2 लाख रुपए से ऊपर का विड्रॉल, 2 लाख या उससे ऊपर का विड्रॉल एक दिन में एक पर्सन को एक पर्पस के लिए अगर आप करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रेम पत्र भेज देगा। सेक्शन 206AA के तहत ये प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट में बनाया गया है। तो पहले तो आप 50-50 लाख बैंक से विड्रॉ कर लीजिए कैश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आफ्टर डिमोनेटाइजेशन ये रूल बन गया है चिल्ड्रन, कि अगर आप 2 लाख रुपए या उससे ऊपर का कोई भी चेक या विड्रॉल बैंक से करते हैं इन 1 डे, सर हम 50-50 हजार के 4 चेक ले जाएं, कोई बात नहीं, 1 डे, 1 पर्सन, 1 पर्पस, ये 3 कंडीशन साफ से इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हैं। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपको रीजन देना पड़ेगा कि क्यों आपने ऐसा किया। कुछ लोग बोलते हैं हम बोल देंगे बेटी की शादी थी, हलवाई को पैसा देना था। तो भाई हलवाई क्या करेगा, 2 लाख रुपए का आटा तो नहीं खरीदेगा ना एक दिन में। तो यू डिपॉजिट मनी इन हिज बैंक अकाउंट और वो अपने पेमेंट्स करता रहेगा। तो आप कहें नहीं मेरा हलवाई कैश ही पैसा लेता है, भाई जरा हलवाई का नाम पता बताना, फिर टैक्स डिपार्टमेंट उसके ऊपर बैंड बजाएगा जाके। तो ये सारी चीजें मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को अवॉइड करने के लिए, अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने की है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो पहले रूल ये था 50,000 या उससे ऊपर का चेक भी अगर आप किसी को देते हैं तो तुरंत डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बैंक भेज देता है। नाउ इट इज ऑल ऑटोमेटिक, बैंक को भेजने की जरूरत नहीं है।
डिमोनेटाइजेशन के पहले 2 दिन बैंक लगभग बंद थे, तो आरबीआई ने अपने सर्वर से सारे बैंक के सर्वर्स को कनेक्ट किया था, ताकि 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन आज बच्चों जब आप करते हैं ना किसी के भी साथ, वो टैक्सेशन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो जाता है। लॉजिक समझ में आ गया? तो एज ऑफ टुडे बैंकिंग एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है। चलिए, किसी की कोई क्वेरी हो तो लोग इस पे पूछ सकते हैं। कृष्ण जब माइक के अनम्यूटेड, कुछ पूछना चाहते हैं? अनुष्का जी, गीतिका जी, हार्दिक, जय, प्रियंका, समीर, शैलजा, श्रेया, श्रुति, तुषा, वंश, रति, एनीथिंग? नो सर। अलग-अलग आदमी, किसी एक आदमी को 2 लाख कर दे तब भी होगी? नहीं, बैंक ट्रांसफर आप तो 2000 करोड़ का कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट क्लियर? वो तो चेक कर लेगा टैक्सेशन डिपार्टमेंट किसके अकाउंट से किसके अकाउंट में पैसा जा रहा है। उनको अगर कुछ सस्पिशियस लगेगा तो प्रेम पत्र भेज देंगे आपको, और प्रेम पत्र चिट्ठी घर पे नहीं आती आजकल, तो ईमेल आता है बेसिकली। गॉट इट क्लियर? ऐसा मेरे साथ लास्ट ईयर हुआ था बच्चों, मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। माय मदर्स अकाउंट इज इन अ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं, तो she has a senior citizen saving scheme account where approximately she gets handsome amount of interest per month, and I am a joint holder in this account. तो ये बेवकूफ पोस्ट ऑफिस वालों ने क्या किया, इन्होंने इनकम मेरी मदर की थी, शी इज द फर्स्ट होल्डर, गलती से मेरे अकाउंट में दिखा दी पूरी इनकम। तो एक्चुअली माय मदर्स इनकम इज रिपोर्टेड हैंड इन हैंड, मेरे में भी दिखा दिया उन्होंने। तो टैक्सेशन डिपार्टमेंट को पोस्ट ऑफिस वाले बेवकूफों ने 2 लोग की इनकम दिखा दी कि इनकी मम्मी की इनकम तो यही है, और मेरा पैन कार्ड भी साथ में लगा था, तो मेरी इनकम भी डिक्लेयर कर दी। मेरे को टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया कि भाई आपका 1,86,000 रुपीज का इंटरेस्ट अमाउंट है, जो आपने अपने सीए के थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम डिस्क्लोज नहीं किया। मेरे होश उड़ गए, ये पैसा कौन सा आया, मेरे अकाउंट में तो पैसा आया ही नहीं, इनकम कहां से हो गई? तो आई वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, तो मैंने कहा भाई इस तरह का प्रेम पत्र आया है, व्हाट न्यूसेंस यू पीपल हैव क्रिएटेड। कह रहे सॉरी सर, गलती हो गई हमसे। मैंने कहा आपकी गलती, मेरे तो क्रेडेंशियल खराब कर दी वहां पे। तो फिर मेरे सीए ने मेरे पोस्ट ऑफिस को सो कॉल्ड एक नोटिस भेजा बताने के लिए कि भाई हमारा ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपकी तरफ से कुछ हो तो रिप्लाई करिए। पोस्ट ऑफिस रिप्लाई क्या देता, जब वो पैसा मेरा था ही नहीं, हो तो मदर की इनकम थी। मेरे मदर की इनकम टैक्स रिटर्न का रेफरेंस दिया गया, सेम वैल्यू वहां दिखाई गई, और टैक्सेशन डिपार्टमेंट को बताया गया कि भाई सो एंड सो पर्सन इज अ जॉइंट होल्डर, और तो इन्होंने कोई इनकम अर्न नहीं किए, ये हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं। तो पोस्ट ऑफिस की पासबुक, मदर के पोस्ट ऑफिस की पासबुक एंड ऑल दैट डिस्क्लोज की गई। तो वहां से फिर अपॉलॉजीज का एक थैंक यू लेटर आ गया, सॉरी फॉर द सो कॉल्ड अननेसेसरी इनकन्वीनियंस दैट वी कॉज्ड। तो ऐसी बेवकूफियां हिंदुस्तान में होती रहती हैं, तो इसलिए आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। चल रहा है, नहीं तो वहां से नोटिस आएगा, आप उस पर टैक्स पे कर देंगे और आप बन जाएंगे बेवकूफ। क्योंकि इतना बड़ा देश है, करोड़ों लोग टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट को क्या ध्यान किसने ज्यादा दिया किसने कम दिया, तो आपके पैसे चले जाएंगे। दो द सिस्टम इज ऑटोमेटेड, बट अगेन उस सिस्टम को बनाया भी किसने, किसी ना किसी इंसान ने ही बनाया है। समझ में आ गया? तो इनकम टैक्स की वेबसाइट तो इन्फोसिस वालों ने बनाई है, और आप जान सकते हैं इंजीनियर्स कैसे होते हैं। They know engineering, but they do not know taxation, finance, or accounting basically. And those who know taxation, finance, and accounting, they don't know engineering. तो सॉफ्टवेयर बनाने वाला अलग है, और सॉफ्टवेयर पे कैसे काम होना है वो अलग है। तो काफी आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देता रहूंगा। आई डोंट हैव दैट ईमेल एज ऑफ नाउ, नहीं तो मैं आपको दिखाता भी उन्होंने क्या प्रेम पत्र भेजा था मेरे को। चलिए, तो चेतन कह रहा है कि मैं 18 साल का नहीं हूं, बट क्या मैं अकाउंट खोल सकता हूं? बिल्कुल अकाउंट खोल सकते हैं चेतन जी, कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात बच्चों? चलिए, तो चेतन बैंक में गया और अकाउंट खोलने का पूरा प्रोसीजर उसने समझा। और अकाउंट खोलने का प्रोसीजर किससे समझा बच्चों? मैनेजर से। सो मैनेजर उनसे बोल रहा है बेटा किस तरह का अकाउंट तुमको खोलना है? चेतन ने कहा कि भाई अकाउंट होते किस किस तरह के हैं। तो बैंक में चल रहे हैं टोटल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट। द फर्स्ट इज सेविंग अकाउंट, एनी पर्सन इक्वल टू or more than the age of 12 can open this account। और इस अकाउंट को खोलने के लिए कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, आप अपना एक आधार कार्ड दे दीजिए। क्योंकि आप अभी 18 साल के नहीं है, तो जनरली एक मिथ भी है हमारी सोसाइटी में कि ऐसे लोगों का पैन कार्ड नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है, पैदा हुए इंसान का पैन कार्ड बन जाता है। फर्क सिर्फ इतना 18 ईयर्स से कम होंगे तो आपकी जो फोटो होगी ना, वहां पे फोटो नहीं लगी होगी, क्या लिखा होगा? माइनर लिखा होगा। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है मतलब यू आर रजिस्टर्ड इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बस खत्म। पैन कार्ड का यही मतलब होता है। बट जिनको टैक्स पे करना है या जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर और वो इनकम अर्निंग है, तो उन सबका पैन कार्ड होना जरूरी है।
ये रूल इनकम टैक्स ने 2004 में बनाया था। उसके पहले बस बोलते थे कि पैन कार्ड वही बनवाए जिसको टैक्स पे करना है, बट अब ऐसा नहीं है। एनी पर्सन हुज अर्निंग मनी ईदर 1 रुपी इन एन ईयर, टैक्स देना हो नहीं देना हो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, उसका पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है। पहले रूल नहीं था, इंडिया में अब आया है। और प्लस आपके पास अगर आधार कार्ड है तो ऑब्वियस सी बात है आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। बट क्योंकि आप 12 साल के ही हैं, गॉट इट क्लियर, तो गार्जियनशिप अगर साथ में ऐड करवा लें तो एडवांटेजेस होते हैं सेविंग अकाउंट में। सर क्या एडवांटेजेस है? मैं एग्जांपल देता हूं आपको HDFC के बैंक अकाउंट का। 18 साल से कम उम्र है बट 12 साल से ज्यादा, पर डे लिमिट टू विड्रॉ कैश फ्रॉम ATM इज ओनली 1250, क्योंकि आपकी उम्र 12 साल है, आपके अकाउंट में ये उम्र लिखी जाएगी, 13 साल 14 साल 18 से कम। आपका गूगल पे कभी काम करेगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज गूगल इज फॉलोइंग द लिमिट्स द रूल्स ऑफ RBI बोलता है 18 साल से नीचे ऑनलाइन बैंकिंग अलाउड नहीं है। भाई आपको कोई चीट कर सकता है, फूल कर सकता है, वो बात अलग है, आप सुपर जीनियस है, मेरे ज्यादा पापा ज्यादा, बट अगेन आपको कोई चीट कर सकता है। तो इसलिए RBI रूल्स के अकॉर्डिंगली गूगल को फॉलो करनी पड़ती है चीजें। तो 18 साल से कम वाला अकाउंट जरूर खुलवाए, बट अगेन ये सारे रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर रहते हैं। तो व्हाट टू डू सर? तो आप एक काम करिए, आप पापा के नाम का एक अकाउंट खुलवा लीजिए और उस अकाउंट में अपने आप को ज्वाइंट करवा लीजिए, क्योंकि पापा की एज तो भाई 18 साल से ऊपर ही होगी, तो आप एटलीस्ट ये ऑनलाइन पेमेंट्स एंड ऑल दैट अपनी जरूरतों के लिए यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? तो दिस इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? सेविंग अकाउंट। एनी टाइम यू कैन डिपॉजिट मनी, एनी टाइम यू कैन विड्रॉ मनी। सर हम रात को एक बार गए थे, 2:30 बजे बैंक ही बंद था, आप कह रहे हैं एनी टाइम यू कैन विड्रॉ मनी। प्लीज बी लॉजिकल, ATM से आप पैसे निकाल सकते हैं। बट अगेन मान लीजिए किसी के पापा चाहते ही नहीं कि वो उनके अकाउंट में ज्वाइंट हो, उनके अकाउंट में बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं, तो क्या किया जाए? इसके लिए रिसेंटली चिल्ड्रन ICICI बैंक ने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली एक स्टूडेंट ATM कार्ड लॉन्च किया है। सर ये क्या होता है? यहाँ पे ऑनलाइन ऐप के थ्रू ICICI बैंक के आपके पापा मनी ट्रांसफर कर दें 4000 5000 10,000 व्हाट्सएवर इट इज, और आपको कहीं शॉपिंग करनी है, आप इस कार्ड को स्वाइप करेंगे, आपकी शॉपिंग हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे अकाउंट की भी जरूरत नहीं है। द कार्ड इज लिंक्ड विद योर पेरेंट्स अकाउंट, लिंक्ड विद योर पेरेंट्स अकाउंट, और जिसमें जितनी इसमें वैल्यू होगी आप उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाओगे। गॉट इट क्लियर? तो जब भी आपका कार्ड है उसमें मान लीजिए 5000 की वैल्यू है, तो आपके साथ बाई चांस फ्रॉड होता भी है तो कितने का होगा? 5000। अगर पापा कह रहे नहीं 2,000 हम जमा करेंगे बस, तो आपने 2000 लोड करवा लिया, 1800 यू स्पेंड, पापा ने फिर 2000 डाल दिया, और 2000 पापा को डालने की जरूरत नहीं है, ऐप पे लिमिट सेट कर दी, जैसे ही बैलेंस 500 से कम होगा 2000 एड ऑन हो जाएगा, जैसे आपके फास्ट टैग में होता है, एग्जैक्टली ये वैसे ही काम करता है। तो ये स्टूडेंट ATM कार्ड काम करेगा एज गुड एज अ सेविंग अकाउंट, बट इसमें विड्रॉल होता है, इसमें कुछ जमा नहीं कर सकते। इसके लिए आपका सेविंग अकाउंट नहीं भी होगा ना तो काम चल जाएगा आपका। तो सर ये ज्ञान आप हमको क्यों दे रहे हैं? भाई आप लोग अभी बच्चे हैं, कल को कॉलेज वगैरह पढ़ने जाएंगे, मान लीजिए आपका अकाउंट नहीं है, तो आप इस फैसिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट कितना होता है सर? 3% से लेकर 4% तक का इंटरेस्ट होता है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? यस। जैसे अमाउंट वैल्यू सेट किए हैं, अगर इसको बढ़ाना हो तो हाँ तो हाँ वो सब हो सकता है, सब हो सकता है। ये रिसेंटली ICICI बैंक ने भी 2 साल पहले सर्विस स्टार्ट की, उसके पहले इंडिया में ऐसी कोई सर्विस नहीं थी। करंट अकाउंट क्या होता है? ओनली एंड ओनली एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फॉर बिजनेस कम्युनिटी। किसी जमाने में 2017 के पहले बच्चों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक अपने बिजनेस का जो लेटर हेड नहीं होता, लेटर पैड नहीं होता जिसपे हम ऑर्डर लेते हैं, आप उसको एक एविडेंस के तौर पे बैंक को दे दीजिए, अपना पैन कार्ड दे दीजिए, एड्रेस वेरिफिकेशन दे दीजिए, आपका करंट अकाउंट खुल जाता था। एज ऑफ नाउ मेजॉरिटी बैंक्स से अगर आप GST रजिस्टर्ड हैं तो आपका करंट अकाउंट खोलेंगे, वरना एविडेंस नहीं माना जाएगा कि आप बिजनेसमैन हो। तो GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी इन मेनी बैंक्स टू ओपन अ करंट अकाउंट बाय द बिजनेसमैन। तो कुछ बैंक्स अलाउ कर देते हैं, बट मेजॉरिटी बैंक्स आपको बोलेंगे GST सर्टिफिकेट ले आओ, हम मान लेंगे कि आप बिजनेसमैन हो, तो हम आपका करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। इस करंट अकाउंट पे बच्चों देयर इज नो इंटरेस्ट। सो कितना भी पैसा बिजनेसमैन अपना रखे, यस, इसमें एक फैसिलिटी मिलती है। क्या फैसिलिटी है सर? ओवरड्राफ्ट। तो टेक एन एग्जांपल दैट यू आर अ बिजनेसमैन, आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा है और आपने किसी को पे करना है 3 लाख रुपए।
तो बैंक कहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, चिंता की कोई जरूरत ही नहीं है, आप चेक काटिए 3 लाख रुपए का। जब वो पर्सन चेक को प्रेजेंट करने आएगा, हम 2 लाख ये वाला दे देंगे प्लस 1 लाख अपने पास से दे देंगे, विच इज ओवर ड्रॉन मोर देन व्हाट यू हैव डिपॉजिटेड। इस 1 लाख रुपए पे बच्चों बैंक क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। कब तक? जब वी मेट। जब तक ये जान, जब तक आप बैंक का पैसा वापस कर नहीं देते तब तक 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट का मीटर चलता रहेगा। सर कितना चलता रहेगा? बिजनेसमैन को लगभग 11-12% पे लोन मिलता है, 11-12% इंटरेस्ट से चार्ज करते रहेंगे। तो अगर आपने 1 लाख रुपए बैंक से बोरो किया या पेमेंट करवाया 1 अगस्त सो कॉल्ड 23 को, उसमें से 80,000 रुपी आपने डिपॉजिट कर दिए चिल्ड्रन 1 सितंबर को, तो आपने 1 लाख रुपए 1 महीने के लिए यूज किया। कितने महीने के लिए? 1 महीने के लिए। तो बैंक इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा? 1 लाख का 12% फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month। 12 got cancelled, 0 got cancelled। What is the interest amount? 1000। फिर आपने 80,000 1 सितंबर को डिपॉजिट कर दिया। अब आप कितना पैसा बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं? 20,000। ये पैसा आपने बैंक को 1 दिसंबर को वापस दिया है, तो आपने पूरा सितंबर इस्तेमाल किया, पूरा अक्टूबर इस्तेमाल किया, पूरा नवंबर। हाउ मेनी मंथ्स? 3 months। तो बैंक 3 महीने का इंटरेस्ट इसका चार्ज कर लेगा 600 रुपए। तो 1600 रुपए आपने इंटरेस्ट दिया। समझ में आ गया? 1600 रुपए सर इंटरेस्ट दिया, ये तो बड़ा कम इंटरेस्ट है। बिल्कुल। और आपने जो बैंक से 1 लाख रुपए उधार लेके गुड्स खरीदे अपने ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए, शॉप के लिए, उस पे आपने कम से कम 15% का प्रॉफिट कमाया। 15,000 रुपए की कमाई, 1600 रुपए बैंक का इंटरेस्ट। तो इट्स गुड टू बोरो और बैड टू बोरो। तो पहली चीज आप ये भी समझ गए इनडायरेक्टली कि बिजनेसमैन के लिए बोरोइंग कभी भी नुकसानदायक नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो बोरो करके जितना इंटरेस्ट पे करेगा उससे कहीं ज्यादा बिजनेस से अर्न कर लेगा। बट अगर रिसेशन के टाइम पे आपने बोरो कर लिया तो थोड़ी सी गलती हो गई आपसे। क्या गलती हो गई? सामान तो बिका ही नहीं, प्रॉफिट हुआ ही नहीं, बट बैंक का इंटरेस्ट का मीटर तो चक्री की तरह चले जा रहा है। तो रिसेशन पे बोरो नहीं करना चाहिए, बूम पे बोरो करना चाहिए, क्योंकि उस जमाने में बिजनेस प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी कहीं ना कहीं बिजनेस डिसीजंस, बिजनेस मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स में बड़ी काम आती है। तो इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए साफ सुथरी हैंडराइटिंग में। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। नेक्स्ट वी हैव द टाइप ऑफ अकाउंट जिसमें आपको सुनाई दिया होगा, सर मेरे पापा ने ना 10 लाख की एफडी करवाई मेरे नाम पे। समझ में आ गई बात? तो एफडी इन लेमन लैंग्वेज इज कॉल्ड एज टर्म डिपॉजिट इन द लैंग्वेज ऑफ बैंकिंग। कौन सा डिपॉजिट बच्चों? टर्म डिपॉजिट। सर ये कैसा होता है? इसमें आप एक लमसम मनी रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद आपको बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। प्रेजेंटली 7.2% से लेकर 7.55% तक का इंटरेस्ट इंडिया में बैंक्स ऑफर कर रहे हैं। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको ½ % इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा, और अगर आप बैंक के एम्प्लॉई हैं और आप उसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तब भी 0.5 से लेकर 0.75, कुछ बैंक्स 1% तक आपको एक्स्ट्रा दे देते हैं। सो एफडी में रखना सर पैसा फायदेमंद है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए जिसकी इनकम लेस देन ₹5 लाख है। जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है उन बेचारों को एफडी की इनकम पे इंटरेस्ट पे टैक्स देना पड़ जाएगा, तो वो आपके इन्फ्लेशन को, महंगाई को कवर नहीं कर पाएगा। ये हमने टाइम वैल्यू में पिछले लेक्चर में सुना था। तो एफडीज आर गुड चिल्ड्रन ओनली फॉर दोज पीपल हुज टैक्सेबल इनकम इज वेरी 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 लेस, और इट इज नॉन टैक्सेबल बेसिकली। तो अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं इंडिया में, तो आपके लिए एफडी में पैसा रखना सिर्फ तब फायदेमंद है व्हेन यू डू नॉट वांट टू फेस एनी रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, गो फॉर एफडी। मक्खी सिंह पांडे हैं तो गो फॉर एफडी, चुलबुल पांडे है तो आपको पता है कि क्या करना है आपको। गॉट इट? और सर मान लीजिए किसी ने 5 साल का एफडी करवाया और पैसे की जरूरत पहले पड़ गई, 1% ऑफ द एक्चुअल इंटरेस्ट जो भी बैंक दे रहा है बैंक काट लेगा। मतलब सर अगर 7.2% की एफडी है तो बैंक 6.2 के हिसाब से पेमेंट आपको करेगा। 7% की एफडी है तो बैंक 6% के हिसाब से करेगा। 5.5% की एफडी है तो 4.5% के हिसाब से करेगा। अगर आप टाइम से पहले पैसा लेते हैं तो टाइम पे लेंगे तो कोई प्रॉब्लम की बात
नहीं है। समझ में आई सबको बात? यस और नो? पक्का? सो हेयर द मनी इज केप्ट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से ज्यादा होता है। बैंकिंग स्कीम्स में इससे ज्यादा इंटरेस्ट आपको सिर्फ सीनियर सिटीजन स्कीम ही देगी बच्चों। सर ये कितना है? प्रेजेंटली 8% के आसपास है, और पिछले 3-4 साल से गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना दी है, हर 3-3 महीने पे हम इंटरेस्ट को रिव्यू करेंगे। सर मतलब आज बैंक 7.2 दे रहा है, 3 महीने बाद चेंज कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, आपके लिए चेंज नहीं होगा, जो दूसरा पर्सन जाएगा उसके लिए चेंज हो जाएगा। बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। और आपको एक बहुत पते की बात बताता हूं बच्चों, इन एन एवर ग्रोइंग इकोनॉमी, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, आने वाले समय पे बच्चों हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। इसके लिए एकदम क्लास 3 की मैथ्स में आपको बताता हूं। बैंक आपको इंटरेस्ट देता कहां से है? कोई मनी प्लांट लगाया उन्होंने? नो। आपके पैसे किसी को लेंड कर देते हैं 12, 14, 15, 20% इंटरेस्ट पे, आपको 8% दे देंगे, और 14% पे आगे किसी को लेंड किया हुआ है, तो बैंक आपका पैसा लेता है, 14% पे किसी को देता है, और उससे इंटरेस्ट मिला हुआ आपको देता है, तो बीच का 5-6% बैंक ने कमा लिया। जब बिजनेसमैन बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत प्रॉफिट कमा रहा है, बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत सक्सेसफुल है, अपने पैसे उसके पास बहुत ज्यादा हैं, क्या वो बैंक के पास जाके ऐसे भिखारी की तरह हाथ मांग से पैसे मांगेगा? नहीं। बिजनेसमैन बैंक वालों से पैसे नहीं मांगेगा। तो बैंक से लेंडिंग जो होगी वो कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। पीपल विल बोरो लेस। जब भैया बोरो करने वाले ही नहीं आ रहे हैं, तो आपका पैसा बैंक देगा किसको? बैंक अट्रैक्ट करेगा, ऑफरिंग very low rate of interest of 6% per annum. Come and take money and fulfill your needs. तो भाई जब हम लोन 6% पे दे रहे हैं, उनसे 6% हमको मिलेगा, एटलीस्ट 2.5% हमारा खर्चा है, तो हम आपको बहुत उड़ के भी दे देंगे फिक्स्ड डिपॉजिट पे। तो कितना इंटरेस्ट दे देंगे? 3.5%। सेविंग अकाउंट पे नो इंटरेस्ट, हम आपसे चार्जेस लेंगे क्योंकि हम आपका पैसा सेव रख रहे हैं। साउंड्स वेरी अनयूजुअल, बट यूएस और यूके में, चाइना, जापान में चिल्ड्रन पिछले 20-25 साल से सेविंग अकाउंट में कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है। वो आपसे पैसे लेते हैं उल्टा कि भाई हम आपका अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, हम आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यू पे सम चार्जेस। वो दिन दूर नहीं, इंडिया में अगले 10 साल में सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट 0 हो जाएगा चल रहा है। आई हैव सीन एफडी इन माय फैमिली ऑफ 11.5% चिल्ड्रन। सर ये किस ईयर में थी? दिस वॉज अराउंड 90s चिल्ड्रन। तब आपको लोन मिलता था बैंक से, पर्सनल लोन 24 से 25% इंटरेस्ट पे, होम लोन मिलता था 15-16% पे। तो आज होम लोन मिलने लग गया 7-8% इंटरेस्ट पे। तो बैंक जब ले ही 8% रहा है, जिसको लेंड कर रहा है पैसा, 2-3% बैंक के खर्चे हैं, तो 4-5% से ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट दे नहीं पाएगा। तो जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएंगे। देन सर वेयर वी शुड कीप आवर मनी? You need to invest your money in the market. कौन सी मार्केट सर? जिसे हम स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं। तो मैं ये गर्व से बोलता हूं कि मेरी जनरेशन आखिरी जनरेशन थी जो बैंक में एफडी करवाती है। आपकी जनरेशन पहली जनरेशन होगी जो बोलेगी एफडी का फुल फॉर्म क्या होता है? फालतू डिपॉजिट। कौन सा डिपॉजिट? फालतू डिपॉजिट। तो एफडी इज फालतू डिपॉजिट बेसिकली। गॉट इट क्लियर? पिछले कम से कम 10 साल से बच्चों गवर्नमेंट ने जो लिमिट बनाई है, आई रिपीट चिल्ड्रन, जो लिमिट बनाई है टैक्स में छूट की, वो सो कॉल्ड लोगों को बेनिफिट एक कांस्टेंट लेवल पे ही दे रही है। उस लिमिट को फर्दर उन्होंने आज तक बढ़ाया ही नहीं। क्यों? उनको पता है लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आई रिपीट, लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लोग बढ़िया टैक्स हमको दे पाएंगे, तो हम क्यों उनको अननेसेसरी टैक्स में एग्जेम्पशन दें? तो आने वाले टाइम में हमारा हाल भी यूएस की तरह होगा। 1 रुपए भी आप कमाएंगे, आपको टैक्स देना पड़ेगा, कोई छूट वूट नहीं मिलेगी। तो लीस्ट टाइप ऑफ बेनिफिशियल डिपॉजिट होगा आने वाले टाइम में कौन सा? फिक्स्ड डिपॉजिट। गॉट इट? सो प्लीज कॉपी दिस। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। सो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज द 4 टाइप ऑफ अकाउंट्स, जिसमें से फर्स्ट 3 वेंट वेल। सबको फर्स्ट 3 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, तो चौथा कौन सा होगा सर? The fourth one is called as children recurring deposit. कौन सा डिपॉजिट? Recurring. Every month you deposit a fixed amount and it is for a period of say
आपने बच्चों 5 years का रेकरिंग डिपॉजिट ओपन किया बाय डिपॉजिटिंग 5,000 एवरी मंथ, तो आपको फॉर अपकमिंग 60 months 5,000 रुपए हर महीने डिपॉजिट करने पड़ेंगे। कितने पैसे? 5,000। सर अगर हम कम डिपॉजिट करें अगले महीने तो बैंक पीनल एक्शन चार्ज करेगा। सर अगर हम एक ही महीने में 20,000 डिपॉजिट कर दें, फिर अगले 4 महीने हम कुछ डिपॉजिट ना करें, तो पता है बैंक क्या करेगा? आपने अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई 5,000 हर मंथ जमा करना था, बट यू डिपॉजिट हाउ मच? तो बैंक अज्यूम करेगा 5,000 इसमें से अप्रैल का है, 5,000 मई, 5,000 जून एंड 5,000 फॉर जुलाई। तो सर बैंक हमको इंटरेस्ट कब से पे करना स्टार्ट करेगा? बैंक आपको 20,000 रुपीज पे अप्रैल से इंटरेस्ट नहीं पे करेगा। 5,000 रुपी पे फ्रॉम अप्रैल, अगले 5,000 पे फ्रॉम मई, अगले 5,000 पे फ्रॉम जून एंड अगले 5,000 फ्रॉम जुलाई। तो अगर आप अर्ली पेमेंट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो लेस पे करेंगे तो बैंक पीनल एक्शन लेगा, अर्ली पेमेंट कर देंगे तो कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि कभी भी आप अपने रेकरिंग डिपॉजिट में प्रायर इंटरेस्ट कभी भी ना पे करें बच्चों, सॉरी डिपॉजिट ना करें। तो लिख दीजिए यहां पे हम नो इंटरेस्ट ऑन अर्ली रेमिटेंसेस। तो टाइम से पहले पैसा देने पे कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट एडवांटेज नहीं होगा। इसमें एक चीज आपको और याद रखनी है, आजकल कुछ बैंक्स बच्चों देने लग गए हैं व्हाट इज नेम्ड एज फ्लेक्सी रेकरिंग डिपॉजिट। कौन सा रेकरिंग डिपॉजिट? फ्लेक्सी। अप टू 10 times ऑफ द प्रोमिस्ड अमाउंट यू कैन डिपॉजिट। तो 5,000 रुपए अगर आपका सो कॉल्ड फिक्स्ड अमाउंट या अग्रीड अमाउंट है, आप 50,000 तक जमा कर सकते हो। इंटरेस्ट भी बैंक आपको देगा तब तक। तो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने भाई सोचा 5 तो जमा हो ही जाएगा, चलो ज्यादा है तो हम ज्यादा जमा करते हैं। तो इसमें से आपको फायदा ये मिलेगा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप ढेर सारे पैसे आज ही जमा कर दीजिए, तो आपको ये दुख नहीं होगा जैसे यहाँ पे होता था। तो 50 आया, 50 डिपॉजिट कर दिया। अच्छा सर मान लीजिए उसके बाद हम 3-4 महीने कर ही नहीं पाए, यहाँ पे बैंक आपसे पीनल एक्शन नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ऑलरेडी आपने ज्यादा मनी डिपॉजिट किया हुआ है। समझ में आ गई बात? कॉपी दिस एग्जाम्पल चिल्ड्रन। तो लेट्स मूव फर्दर। तो चेतन जो बच्चा था जिसको नाना जी ने चेक भेजा था, उसे कौन सा अकाउंट बच्चों ओपन करना चाहिए? ही शुड ओपन अ सेविंग अकाउंट। अच्छा कौन सा अकाउंट है दैट चेतन कैन नॉट ओपन? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, बिकॉज इट इज ओनली एंड ओनली फॉर द बिजनेस कम्युनिटी। समझ में आ गई बात? सर ही कैन नॉट ओपन अ टर्म डिपॉजिट, बिल्कुल, बट पहले उसके लिए सेविंग अकाउंट ही खुलता है। क्यों सर? क्योंकि बैंक कहेगा कि कल को हम आपके पैसे कहां देंगे आपको आके। तो जिस बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट करवाने जाते हो बच्चों, पहले बैंक बोलेगा एक सेविंग अकाउंट खुलवाओ, क्योंकि जब आपका एफडी का पैसा विद इंटरेस्ट आपको देना होगा तो हम सेविंग अकाउंट में डाल देंगे उस पैसे को। ओके, तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ 2 लीटर का वाटर बॉटल, और सेविंग अकाउंट इज योर स्मॉल, वो नहीं होता क्या कहते हैं, अरे पानी पीने के लिए क्या होता है, सिपर और अ ग्लास, व्हाट इट, दैट इज सेविंग अकाउंट। समझ में आ गया? चलिए, तो सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया है। आंसर वेरी गुड, यू शुड हैव योर आधार कार्ड। और क्या होना चाहिए बच्चों? यस, लोकल एड्रेस, ये आधार कार्ड से मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। देन फोटो आइडेंटिटी, ये भी आपके आधार कार्ड से मिल जाएगा। देयर आफ्टर यू शुड हैव योर एड्रेस प्रूफ। केवाईसी तो बैंक करेगा ना, नो योर क्लाइंट, बैंक फॉर्म भरवाएगा आपसे। खैर बट इट आपको क्या क्या चीजें लेके आनी पड़ेगी पहले हम उसका जिक्र कर लें। एड्रेस प्रूफ, ये तीनों चीजें आपको कहां से मिल जाएंगी चिल्ड्रन? आधार से तीनों मिल जाएगा। तो पहले जब आधार कार्ड नहीं था ना, लोग फोटो अलग से लेके जाते थे बैंक में। फोटो खैर अभी भी देनी पड़ती है, फोटो अभी भी देनी पड़ती है। उसके बाद लोकल एड्रेस के लिए राशन का बिल, इलेक्ट्रिक बिल। बट सर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तो पापा के नाम पे है, तो फिर उस केस में राशन कार्ड लगता था जिसमें पापा मम्मी पूरी फैमिली का डिटेल होता था।
एंड देयर आफ्टर KYC फॉर्म। KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर क्लाइंट। Got it? So these many things are required. सर पैसे नहीं चाहिए? भाई पैसे तो चाहिए ही चाहिए। लिख दीजिए एक छठी रिक्वायरमेंट, वो भी मनी। मिनिमम कितना चाहिए? ये जो हाई फाई बैंक्स हैं, HDFC, ICICI एंड ऑल दैट चिल्ड्रन, यहाँ पे मिनिमम आपको 25,000 रुपए डिपॉजिट देना पड़ेगा अकाउंट खोलते टाइम, और लगभग 15,000 रुपए ऑल टाइम बैलेंस रखना पड़ेगा अगर A ग्रेड सिटी का अकाउंट है तो। 2 टियर सिटी का, छोटे शहर हैं जैसे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद वगैरह वगैरह, तो आपको मिनिमम देना पड़ेगा 10,000 और इतना ही आपको रखना पड़ेगा बैलेंस। दूसरे बैंक्स में सर क्या होता है? 500 रुपीज से 1,000 रुपी बस, मिनिमम 500 रुपए से 1,000 रुपए। तो सर ये बैंक थोड़े छोटे टाइप के, इतना पैसा क्यों लेते हैं? भाई इनकी सर्विसेज इतनी अच्छी हैं, ये इसलिए इतना पैसा लेते हैं। Got it? So people know what is a permanent account number? अब सर मान लीजिए हमको अगर स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो भैया इन दैट केस पैन होना बहुत जरूरी है। पापा के अकाउंट में आप ज्वाइंट हो सकते हैं, बट पापा के पैन पे आप ज्वाइंट नहीं होंगे। और अगर 18 साल से कम आपकी उम्र है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, बट वो इन्वेस्टमेंट आपके पापा के नाम पे होगा, आपके नाम पे नहीं होगा, क्योंकि अभी आपकी एज 18 ईयर्स नहीं है। 18 ईयर्स के बाद ही आप सो कॉल्ड कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। व्हाट? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सो परमानेंट अकाउंट नंबर की बात समझ में आ गई सबको? तो 2 लाइन का टेक्स्ट नोट कर लीजिए इसके ऊपर कि परमानेंट अकाउंट नंबर होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। और मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊंगा कैसे आप पैन को पहचानेंगे कि किसी ने फेक पैन नंबर तो आपको नहीं बताया है। राइट डाउन, इट इज अ registered identification number in the records of Income Tax Department of India. This is the smallest and the easiest definition of PAN. सर ये बनता कैसे है? आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे चले जाइए, वो आपको NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड क्या होता है, यू विल बी टोल्ड लेटर ऑन, इनकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देंगे। UTI, एक्सिस बैंक, इन बैंक्स की वेबसाइट पे भी होता है, बट अल्टीमेटली आप रीडायरेक्ट नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे आप जाके अपने सारे क्रेडेंशियल्स भर दीजिए, आधार कार्ड तो होगा ही होगा भाई सबके पास, कोई और ID प्रूफ है वो लगा दीजिए, और उसके बाद 120 रुपए का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लगभग 10 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर, 12 दिन के अंदर आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे पैन कार्ड चला आएगा। समझना क्या? जो ई कार्ड होगा, जैसे आधार का नहीं होता ई आधार, वो तो आपको मिल जाता है तुरंत ही, बट घर पे कार्ड आने में टाइम लगता है, पोस्टल डिले। तो वैसे आपका जो ई पैन कार्ड होगा ये अराउंड 3 दिन के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा आपका, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं 3 डेज से 5 डेज के अंदर, बट घर पे आने में ये हफ्ते से 10 दिन लग जाता है। देर आफ्टर अगर कल को आपका नेम चेंज होता है, चेहरा सब चेंज हो गया, प्लास्टिक सर्जरी करा ली तो, या कुछ भी, मान लीजिए बचपन में फोटो थोड़ी नॉर्मल टाइप की थी, अब आपकी फोटो थोड़ी इंसान वाली हो गई है, तो आप बाद में अपनी फोटो अपडेट कराना चाहते हैं, जो भी अपडेशन आप कराना चाहते हैं वो हो जाएंगे, प्रोवाइडेड पहले वो आधार में अपडेट होगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डेटा आधार कार्ड से फेच करता है। तो अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करानी है तो पहले आपको बोला जाएगा आधार कार्ड में इसको चेंज कराइए, तब यहाँ पे चेंज होगी। समझ में आ गई बात? फोटो जनरली आधार वाली ही होती है, तो बट मैनी टाइम्स इसमें फोटो ऑप्शन का चेंज आता है, आप यहाँ पे फोटो जनरली अपनी चेंज करवा सकते हैं। गॉट इट? और काफी लोग ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, फोटो भी आधार वाली ली होती है। ऐसा नहीं है बच्चों, मैंने अपना बनवाया था आधार कार्ड, पुराने जमाने का बड़ा गंदा सा आधार कार्ड था, अरे आधार कह रहा हूँ पैन कार्ड, तो मैंने लगा आजकल तो बड़े स्मार्ट वो स्कैन कोड QR कोड वाले आ गए हैं, तो 50 रुपीज फीस लगी, नया बन गया, तो मैंने एड्रेस चेंज कराया, बट मेरा एड्रेस तो वही था, तो मैंने एक जगह प्रयागराज के अलग इलाहाबाद के कॉमा लगवा दिया बीच में, तो एड्रेस चेंज एक्सेप्ट कर लिया सिस्टम ने, और फोटो मैंने नहीं अपलोड कर दी उस केस में, वो भी चेंज हो जाता है। अब कैसे पता लगेगा कि किसका पैन सही है कि गड़बड़? तो मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये आपको नजर आ रहा होगा ADMTS, तो ये जो नंबर जहां से स्टार्ट होता है ना बच्चों, 0024G नजर आ रहा है सबको? नंबर के ठीक पहले वाला जो अल्फाबेट होगा चिल्ड्रन,
ये अल्फाबेट वुड बी द फर्स्ट लेटर ऑफ योर सरनेम. I repeat, this would be the first letter of your surname. आज अपने पापा मम्मी का पैन कार्ड आप चेक करिएगा, सरनेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो ये होगा. चल रहा आंसर व्हाट इज दिस? ये ट्रिपल ए से लेकर ट्रिपल जेड तक, आई रिपीट, ट्रिपल ए से लेकर ट्रिपल जेड तक की रैंडम सीरीज होती है. जैसे कार्स का नंबर होता है ना, दिल्ली में DL2C वगैरह वगैरह. ये क्या होता है सर लास्ट में? ये रिप्रेजेंट करेगा कि आप एक इंडिविजुअल हैं, आप एक पार्टनरशिप बिजनेस है, आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कि आप एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, कि आप एक एनजीओ है. ये डिजिट्स उसके लिए यूज किए जाते हैं. समझ में आ गया? नहीं समझ में? पक्का? तो इसको अपडेट कर लीजिए, बड़े काम की चीज है. चिल्ड्रन जस्ट आई रिपीट इट. एक चीज मेरे से मिस इंटरप्रेट हो गई. लास्ट वाला नहीं चिल्ड्रन, सरनेम के पहले वाला है. Which type of personnel you are? आप एक इंडिविजुअल पर्सन है जिसका ये पैन कार्ड है, या आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, या आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या आप एक एनजीओ है. दिस अल्फाबेट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट दैट. गॉट इट? इनके भी डिजिट वो होते हैं, लेटर्स बने हुए, P है, F है, C है, अलग अलग रहते हैं सब. ओके, तो पहले 3 रैंडम ट्रिपल ए से ट्रिपल जेड तक. उसके बाद का इंग्लिश अल्फाबेट क्या रिप्रेजेंट करेगा? टाइप ऑफ सो कॉल्ड इंडिविजुअल यू आर, और यू आर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी और अ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन और अ कोऑपरेटिव, व्हाटसएवर इट इज. उसके बाद आपके सरनेम का फर्स्ट लेटर. और सो कॉल्ड ये क्या होगा सर? ये सो कॉल्ड सीक्वेंस, जैसे क्लास में रोल नंबर होता है ना बच्चे का, वो, और इसको चेक डिजिट बोलते हैं. समझ में आ गई बात? तो लिख लीजिए. और अगेन आपका होमवर्क वही होगा, किसी एमबीए को पकड़ लीजिएगा, पूछिएगा कि भाई ये पैन कार्ड में जरा लिखा होता है समझा दो क्या है. तो अभी तक तो उस एमबीए को गुस्सा आ गया होगा आपके ऊपर, और वो झापड़ मारे क्या हर संडे पूछने चले आते हो. तो ये सब छोटी छोटी चीजें, ये पता है कहाँ काम आएंगी? जब कल को आप बैंक में जॉब करेंगे ना, तो आपकी ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा कि जब भी कोई इंसान बैंक अकाउंट खोलने आए और आप अगर उसका पैन कार्ड ले रहे हैं, तो पैन कार्ड में ये डेटा चेक करिएगा. नहीं तो कितने लोग फेक फर्जी पैन कार्ड लगा देते हैं, और आप यहां से चेक कर लेंगे इस डेटा को. समझे बच्चों की नहीं? लिख लीजिए. तो सबको समझ में आ गया पैन कैसे पहचानना है? फिर से, ट्रिपल ए से ट्रिपल जेड तक का रैंडम टाइप बता देगा, आपके फर्स्ट सरनेम का फर्स्ट लेटर, और ये आपका जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 वैसे चलता है. 9999 तक चलता है. फिर ये सीरीज आगे की चेंज हो जाती है. फिर 9999 तक चलेगा, फिर सीरीज चेंज हो जाएगी. ओके और नॉट ओके? पक्का? तो सर ये कभी खत्म नहीं होगा और बड़ा नहीं हो सकता नंबर. देखिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, और इसको तो लिया ही नहीं, 100 करोड़ तक जनता के पैन नंबर इतने ही बड़े होंगे. नहीं समझे? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़. तो 100 करोड़ भारतवासी के पैन जब बन जाएंगे, ये नंबर और बड़ा हो जाएगा फिर उस दिन. ओके चलो भाई, तो पीपल अंडरस्टूड पैन. सेविंग अकाउंट कैसे खुलना है? ये फॉर्म है. फॉर्म में आपको डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में के मत लिख दीजिए, खाली खाली, कोई काम नहीं हमारे पास, स्टूडेंट लिख देंगे अगर स्टूडेंट है तो. पापा मम्मी का नाम, और यहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई ज्वाइंट अकाउंट खोलना है कि सिंगल खोलना है. पूरा एड्रेस. गॉट इट क्लियर? आपको एक इंपॉर्टेंट चीज नजर आई होगी यहाँ पे चलन, पैन के आगे GIR नंबर है मिला. ये कंपनीज, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के केस में होता है चिल्ड्रन. और सर ये क्या है? फॉर्म 60 और 61, जिन लोगों का पैन नहीं होता उनका भी बैंक में अकाउंट खुलता है. उनको एक स्पेशल फॉर्म पे डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि भाई हमारा पैन अभी नहीं है, जैसे ही मनवा लेंगे हम सबमिट कर देंगे, और साथ में कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं. जिस स्टाफ ने आपका अकाउंट खोला बैंक की ब्रांच में, उसका यहाँ पे नंबर होता है. इफ एम्प्लॉय ऑफ द बैंक, सर मतलब एम्प्लॉय तो होगा ही होगा? नहीं, कभी बैंक अपनी सर्विसेज को आउटसोर्स करता है, भाई मेरे को रख लिया, आप अपने मोहल्ले के सारे लोगों के अकाउंट खोल लीजिए, तो फिर स्टाफ नंबर पे नॉट एप्लीकेबल लिखा जाएगा. और अगर आप बैंक की ब्रांच में जाके अकाउंट खुलवाते हो, किसी की हेल्प नहीं ली, डायरेक्ट स्टाफ के लिए, तो स्टाफ नंबर यहाँ पे होगा. इफ यू आर अ माइनर चिल्ड्रन, नाम, डेट ऑफ बर्थ, और जो गार्जियन होगा उसके साथ जो आपका
रिलेशनशिप होगा। पापा हैं, मम्मी है, दीदी है, भैया है, किसी के साथ। सर चाचा चाची के साथ भी अकाउंट खुल सकता है? बिल्कुल खुल सकता है। सर दादा दादी के साथ, हाँ, अपने होने चाहिए। ये नहीं मोहल्ले किसी दादा चलो आप हमारे साथ अकाउंट खुलवा लो, ऐसा अलाउड नहीं है। ठीक है। अगर आपको मेरे साथ मिलकर अपना अकाउंट खुलवाना हो कि दोनों लोग पैसे निकाल सकते हैं और जब चाहे तब आप जमा करा सकते हैं, इट्स विच अकाउंट चिल्ड्रन? जॉइंट अकाउंट। इसमें आपको बैंक को बताना पड़ेगा सिर्फ आपके सिग्नेचर से पैसा निकलेगा, सिर्फ मेरे सिग्नेचर से निकलेगा, या दोनों के। तो अगर दोनों के सिग्नेचर से निकलना है तो यहां पे लिखा जाता है आइदर और सर्वाइवर। आइदर और सर्वाइवर मतलब जिंदा है तो दोनों में से कोई एक, तीनों में से कोई एक, मर गए तो जो बचेगा सिर्फ वो। तो आइदर और सर्वाइवर अगर लिख जाएगा तो दोनों लोग अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। डिपॉजिट तो दुनिया जान में कोई भी कर दे, आपके अकाउंट में पैसा निकालने की परमिशन दोनों को होगी अगर यहाँ पे आइदर और सर्वाइवर है। और अगर सिर्फ मेरा नाम लिखा है तो सिर्फ मैं पैसे निकाल सकता हूं, आप नहीं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगर दोनों निकल लिए तो? दोनों निकल लिए, हाँ ये बात भी सही है। तो फिर इसीलिए बैंक वाले हर दिन आपको फोन करते हैं, कृपया करके अपने अकाउंट में नॉमिनी डालिए। सर सब कार से जा रहे थे सर, एक साथ निपट गए सर, एलियन आया ऊपर से और कार को सक करके ले गया। फिर यहाँ पे हमको डिसेंसी रिलेशनशिप साबित करना पड़ेगा कि हमारा अगला कौन होगा। समझना क्या? तो आप सब अपने अकाउंट में मेरे को नॉमिनी बना दीजिएगा। मान लीजिए आप विदेश यात्रा पे चले जाएं, गुम हो जाएं, तो आपके अकाउंट से पैसे तो कम से कम कोई निकाल के आपके पापा मम्मी को शॉपिंग करा पाए। मान लिया फोन पे सिग्नल ना आ रहा हो। ओके चलिए, जोक सपाट, चले आगे। चलिए, सो ईदर और सर्वाइवर, सर आप तो पहले ही बता देते हैं, सब कुछ अंतर्यामी है। तो ईदर और सर्वाइवर समझिए क्या होता है? जॉइंट ऑपरेशन, दो लोग मिलकर ठिकाने लगाएंगे पेशेंट को? नो, दोनों लोग ऑपरेट कर सकते हैं। अब दोनों में फर्क होता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ईदर और सर्वाइवर ऑपरेशन में एनी वन, बट अगर अकाउंट में जॉइंट ऑपरेशन है, दोनों का साइन जब तक नहीं होगा तब तक चेक से पैसा नहीं निकलेगा। चेक से पैसा नहीं निकलेगा। तो ईदर और सर्वाइवर में किसी एक के सिग्नेचर से ट्रांजैक्शन हो जाएगी, पैसा निकल आएगा बैंक से, बट जॉइंट ऑपरेशन में हमको दोनों का सिग्नेचर चाहिए। नॉमिनेशन फैसिलिटी समझ गए सब लोग क्या होती है? पक्का सबको याद रहेगा बच्चों? ये लिख लीजिए, लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए, जॉइंट में बोथ और ऑल, दो हैं तो दोनों का सिग्नेचर, तीन है तो तीनों का। सर 10 लोग ज्वाइंट हो सकते हैं, फिर आपको चेक के साथ एक चार्ट पेपर लगाना पड़ेगा। ये तो बेवकूफी भरी बात है भाई, 2-3 तक तो समझ में आता है, बैंक है का मैं नाम कितना छापूंगा आपका। ओके, आपके लिए पूरी चार्ट पेपर वाली चेकबुक आ गई है। हाँ बताइए बताइए प्रियंका जी, पूछिए। सर यही पूछना था कि मिनिमम कितनी लिमिटेशन होती है और मैक्सिमम कितनी लिमिटेशन होती है? नहीं, मिनिमम तो एक आदमी तो होगा ही ना, एक तो होना ही चाहिए। हवा को तो, आत्मा को तो अकाउंट खुलेगा नहीं। ठीक है, मैक्सिमम 3 तक तो चेकबुक में प्रिंट करने की जगह होती है, बट कोई बेचारा साउथ इंडियन है जिसका नाम ही 4 नाम से जोड़ के बनता है, 3 लोग का 12 नाम हो गया, बैंक कहेगा या तो नाम छोटा करो या तो खाता कहीं और खोल लो। ओके, तो मैक्सिमम में आरबीआई ने कुछ ऐसा स्पेसिफिक रूल दिया नहीं है, बट बैंक बोलता है भाई 3 लोग ज्वाइंट करवा लो। अच्छा तीनों निपट गए तो पहले जो कुंडली दिखा लो अपनी, और ऐसे को ज्वाइंट करवाओ जो देर में निपटेगा। जनरली मतलब कोई ऐसी लिमिट नहीं कि 4 लोग ज्वाइंट हो नहीं हो सकते, 10 नहीं हो सकते, होने को कितने भी हो सकते हैं, बट थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली अप्रोच रखनी पड़ेगी कि कितने लोग एट मैक्स सिग्नेचर करने के लिए उस पे इजिली अकोमोडेट हो जाए। समझ में आ गई बात चलन? नॉमिनेशन फैसिलिटी इज वेल अंडरस्टूड बाय ऑल बच्चों? नॉमिनेशन का मतलब समझ गए? चलिए, ये होती है चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज पेन स्लिप। आप इस पेज पे जरा ओपन कर लीजिए झटपट। चलिए बनी स्टार्ट करते हैं पेन स्लिप। यहां पे आप लिखेंगे डेट 30 जुलाई 2023, ब्रांच कनॉट प्लेस, फुल नेम संकट मोचन जिसके अकाउंट में पैसा डालना चाह रहे हैं, अकाउंट नंबर 0786, पर्टिकुलर्स आप 2000 रुपए के 1000 नोट जमा करने चले आए, तो कितना हो गया? 20 लाख रुपए। यहां पे लिखेंगे 20 लाख, यहां पे साइन कर देंगे। डेट अगेन, ब्रांच यहां पे, सेविंग अकाउंट यहां पे लिखा है फॉर द क्रेडिट ऑफ। फॉर द क्रेडिट ऑफ का मतलब होता है किस अकाउंट में आपको पैसे
जमा करने हैं। समझ गए? फुल नेम में यहाँ पे नाम, यहाँ पे अकाउंट नंबर आ जाएगा, यहाँ पे सो कॉल्ड अगर आपका चेक डिपॉजिट हो रहा है तो डिटेल्स यहाँ पे आएंगे, लाइक HDFC बैंक का चेक है, कौन सी ब्रांच थी, और अगर कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो डिटेल यहाँ पे आ जाएंगे करेंसी नोट के हिसाब से। फिर यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, चेक है तो यहाँ पे रुपीज इन वर्ड्स लिख देंगे, कैश है तो यहाँ पे भी रुपीज इन वर्ड्स लिख देंगे। ये होती है पेन स्लिप, जिसका राइट साइड वाला स्ट्रक्चर बैंक अपने पास रख लेगा और ये बैंक के लिए एक एविडेंस की तरह काम करेगा, वाउचर की तरह। और जो लेफ्ट साइड वाला कंटेंट है चिल्ड्रन, ये आपके पास रिटेन होगा। समझ में आ गया? दिस इज नोन एज अ काउंटर फॉइल। क्या बोलते हैं इसको? काउंटर फॉइल। और ये बीच में परफोरेटिंग होती है, डॉट 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 होल्स होते हैं, आप इसको फाड़ सकते हैं। समझ में आ गया? पक्का? आप में से काफी बच्चे होंगे जिनको पेन स्लिप भरनी आती होगी और काफी होंगे जिन्होंने आज तक भरी नहीं होगी। अब आ जाएगी आपको भरनी। व्हाट इट सर, क्यों नहीं आती भरनी? भाई पापा मम्मी ने एक्सपोजर ही नहीं दिया, उनको लगा आपको 10-20 हज़ार रुपए देंगे, आप लेके भाग ना जाओ घर से, तो इसलिए उनको आपके ऊपर भरोसा नहीं है। तो अब आप इस लेक्चर को आज उनको दिखाइएगा, कहिएगा सर ने हमको सिखा दिया है कि अगर चेक जमा करना है तो यहाँ पे भरना है, कैश जमा करना है तो यहाँ पे चीजें कॉमन है। हो सकता है आपके पापा मम्मी को अभी भरोसा ना हो, वो चेक जमा करने के लिए आपको भेज दें, बट कैश के लिए कहेंगे नहीं नहीं तुम जाओ 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 जाओ, तुम अभी स्कूल जाओ, तो आपको नहीं भेजेंगे वो। बी क्विक, बी क्विक। तो समझ में आ गया भाई पेन स्लिप कैसे भरी जाती है? चलिए, तो बैंक में पैसे का लेन देन कैसे होता है, व्हाट इज दिस क्लियरिंग सिस्टम चिल्ड्रन, इसकी पढ़ाई मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा विद अदर थिंग्स जो बैंक के साथ हम डील कर सकते हैं। जैसे हमारा ATM कार्ड हो गया, हमारा क्रेडिट कार्ड क्या हो गया। तो अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो बैंक के सेटलमेंट पे होगा, ATM कार्ड्स पे होगा, और आपको बताऊंगा कि आने वाले 2-4 साल के बाद बच्चों ये ATM कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ आपका अंगूठा ही सारे काम करेगा हर जगह। ओके, तो अगले संडे का लेक्चर तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए, वीडियो अपलोड होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, अंगूठा अंगूठा दिखा दीजिएगा बढ़िया, अगर स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन।